चैप्टर जिसका नाम है पोषण तथा पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर का नाम है पोषण तथा पाचन तंत्र। अब चूंकि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कितने एंजाइम का निर्माण होता है, कौन सा एंजाइम किस भोजन का पाचन करता है, वो सारी जानकारी आपको मेरे द्वारा यहाँ पर दी जाएगी। आपको करना क्या है कि जो जो भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा उसे आपको साथ ही साथ समझना है, और मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का या लिखने का, तो आप उसको लिखते और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। आते हैं, शुरू करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर का नाम सबसे पहले अगर आप पढ़ें तो इसमें देखिए दो आर्टिकल दिए गए हैं। पहला जो आर्टिकल दिया गया है वो है पोषण, और दूसरा जो आर्टिकल दिया गया है वो है पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग इस पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इस न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला हेडिंग आप डालिए पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। प्रश्न ये है कि पोषण कहते किसे हैं, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ जिसे साइंस की लैंग्वेज में ग्लूकोज कहा जाता है, भोज्य पदार्थ का निर्माण अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उसे पोषण कहते हैं। यानी कि आपने जो परिभाषा लिखा वो ये है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उसे पोषण कहते हैं। अब इस परिभाषा का पोस्टमार्टम कर डालिए। पहली बात तो मैंने जब भोज्य पदार्थ आपको बताया तो इस भोज्य पदार्थ को मैंने ग्लूकोज कहा कि ग्लूकोज है। फिर यहां पर मैंने दो शब्द का प्रयोग किया है, एक है भोज्य पदार्थ का निर्माण करना और दूसरा है भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना। यह डेफिनेशन लिखने के बाद अब ये समझिए कि मैं कह रहा हूं कि भोजन का निर्माण करना या भोजन को ग्रहण करना, इसका मतलब क्या है। प्रश्न ये है कि कौन से जीव हैं जो भोजन का निर्माण करेंगे, कौन से जीव हैं जो भोजन को ग्रहण करेंगे। अर्थात यहीं से हमको ये पता चलता है कि इस पृथ्वी पर लगता है जीव दो प्रकार के होते होंगे। कुछ जीव ऐसे होंगे जो भोजन का निर्माण करेंगे और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। इसी को हम लोग नेक्स्ट पेज में डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। मैंने आपको बताया कि कुछ जीव, यानी कि अब इसे समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए
कि इस पृथ्वी पर जीव मानना क्या है। सच में इस पृथ्वी पर जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे बोला जाता है वनस्पति, और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है जंतु। वनस्पति एक ऐसा सजीव है, एक ऐसा जीव है जो भोजन का निर्माण करता है, जबकि जंतु एक ऐसा सजीव है जो भोजन का निर्माण नहीं करता, भोजन को ग्रहण करता है, इनटेक करता है। एक है जो बनाएगा, दूसरा है जो ग्रहण करेगा। प्रश्न ये है कि ये जो जंतु है ये भोजन को ग्रहण करेगा तो किससे ग्रहण करेगा? तो जो बनाएगा उसी से ग्रहण करेगा। तो जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इस आधार पर अच्छा, यहां पर एक बात और समझिए। मैंने आपको यह बताया कि वनस्पति अपने भोजन का निर्माण करेगा और जंतु पौधों के द्वारा बनाए यानी वनस्पतियों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर लेगा। तो प्रश्न यह है कि पौधा क्यों अपने भोजन का निर्माण कर लेता है और जंतु क्यों अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाता? मतलब ऐसा क्या है जिससे पौधा अपने भोजन का निर्माण कर लेगा और ऐसा क्या नहीं है जिसके द्वारा जंतु अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाता? तो जब हम इसके बारे में समझते हैं तो हमें पता चलता है कि पौधों के पास हरे रंग का एक पदार्थ है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल के होने से पौधे को फायदा ये पहुंचता है कि ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने से फायदा ये पहुंचेगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी और ग्लूकोज यानी कि भोजन का निर्माण स्वयं हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। इसलिए इस पौधे को यानी कि वनस्पति को स्वपोषी जीव कहा जाता है। स्वपोषी, स्व का मतलब जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण कर ले। तो पौधा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। स्वयं क्यों कर पाता है? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए यह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है। और सूर्य का प्रकाश इसलिए ग्रहण कर पाता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। इसलिए पौधा खुद भोजन का निर्माण कर लिया, स्वयं कर लिया, इसलिए पौधे को स्वपोषी सजीव कहा जाता है। लेकिन अगर मैं जंतुओं के केस में बात करूं तो क्या जंतुओं के पास क्लोरोफिल है? तो आप बताएंगे कि नहीं है। और जब क्लोरोफिल नहीं है जंतुओं के पास तो जंतु सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। और जब सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाएगा तो जंतु प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया तो इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में अभिक्रिया नहीं करवा पाएगा। और जब अभिक्रिया नहीं करवा पाएगा तो ग्लूकोज का निर्माण भी नहीं कर पाएगा। जंतु को जीवित रहना है तो जीवित रहने के लिए इसके पास ग्लूकोज होना ही चाहिए। इसलिए जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर लेता है, पौधों से ग्रहण करता है, दूसरों से ग्रहण करता है। इसलिए जंतु को बोला जाता है परपोषी सजीव। समझ में आया? तो सजीव अगर कहें तो इस पृथ्वी पर दो, या अगर अलग अलग शब्दों में बात करें तो तीन प्रकार के हैं। पहला एक स्वपोषी, दूसरा एक परपोषी। स्वपोषी कौन है? वनस्पति। परपोषी कौन है? जंतु। यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक में क्लोरोफिल है और दूसरे में क्लोरोफिल नहीं है। भाई सजीव दो प्रकार का, एक में क्लोरोफिल है दूसरे में नहीं है।
उत्तर वही है, जिसमें है वो पौधा, जिसमें नहीं है वो जंतु। और एक अपना भोजन खुद बनाएगा और दूसरा अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। इस आधार पर ये जो पोषण होता है, जो अभी आपने इसका डेफिनेशन लिखा था, ये मैं प्रीवियस पेज पे आ जाता हूं, यानी कि इस आधार पर ये जो पोषण है यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और परपोषण इसे इंग्लिश में बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्वपोषण पौधों में होता है, परपोषण जंतुओं में होता है। तो स्वपोषण पौधों में और परपोषण जंतुओं में, इसी को हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज में मैंने आपको स्वपोषण और परपोषण ये समझाया ही है इस तरीके से। अब इसी को हम लोग लिखेंगे, तो हेडिंग डालिए स्वपोषण। पहला पॉइंट, कुछ जीव जैसे सभी हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए इन्हें स्वपोषी सजीव तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। और ये होता क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 6 अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसी को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्लोरोफिल
और सनलाइट की उपस्थिति में होता है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण, जिसे स्वपोषण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अभी मैं नेक्स्ट पेज में इस रिएक्शन के बारे में भी आपको सवाल बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए सवाल पूछा जाता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस जो मुक्त होती है वो कहाँ से मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस जल से मुक्त होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं वहाँ पर लिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेज में मैं लिखाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज ये है, लिखिए पहला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन मुक्त होता है। जल से ऑक्सीजन मुक्त होता है, यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक तथा हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें जल से ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक और हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। यह पॉइंट आप याद रखेगा। तो ये था कुल मिलाकर के स्वपोषण के बारे में। नेक्स्ट पेज में हम लोग परपोषण हेडिंग डालेंगे। तो नेक्स्ट पेज, यानी इस पेज को मैं चेंज करूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। नेक्स्ट पेज ये है, हेडिंग बनाइए दूसरा परपोषण। परपोषण मैंने आपको बताया कि जंतुओं में होता है। जंतु के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, पौधों से ग्रहण करता है। तो अगर बात करें तो जंतु जो होता है ये करेगा क्या कि भोजन को ग्रहण करेगा, यह डायरेक्शन, यानी कि जंतु के पास भोजन आया, कहाँ से आया? पौधों से आया। पौधों से भोजन जंतु के पास आ गया। जंतु उत्पादक है। उत्पादक का मतलब जंतु ने खुद अपना भोजन बना लिया है, प्रोड्यूसर है। जबकि पौधा उत्पादक है और जंतु क्या है? उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। ये पौधों के द्वारा बनाए गए रेडीमेड भोजन को ग्रहण करता है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए कि
ये है कोई पौधा, तो पौधा उत्पादक है, ये अपना भोजन खुद बना लिया है। पौधे से भोजन को ग्रहण करेगा कौन? पौधे से भोजन को ग्रहण करेगा जंतु। तो ये जो जंतु होता है ये कई तरीकों से भोजन को ग्रहण करता है। कुछ जंतु सीधा सीधा पौधे से, कुछ इस जंतु को खा करके दूसरा जंतु ग्रहण कर लेगा, और कुछ जंतु जो हैं वो इस जंतु को खा लेंगे या पौधे को खा लेंगे। तो जो केवल पौधों से ग्रहण करता है वो होता है शाकाहारी। जो उस जंतु को खा लेता है जो पौधे को खाता है तो वो होता है मांसाहारी, और जो दोनों को खाता है वो होता है सर्वाहारी। तो यानी कि ये जो परपोषण होता है ये जनरली 3 प्रकार का होता है, लेकिन परपोषण और भी प्रकार का होता है। तो वो सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दूंगा, इसको मैं मिटाऊंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको बना रहे हैं या जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परपोषण कई प्रकार का होता है, तो एक तरफ ऐसे लिखिए, परपोषण के प्रकार दूसरे तरफ लिखिए निर्भरता, यानी कि डिपेंड्स ऑन, और तीसरे तरफ उदाहरण, एग्जाम्पल। पहला है शाकाहारी, हर्बीवोरस। दूसरा है मांसाहारी, कार्निवोरस। तीसरा है सर्वाहारी, यानी कि ओमनिवोरस। चौथा है अपर्दाहारी, इंग्लिश में डेट्रिटिवोरस। पांचवा है रुधिराहारी, संघवीवोरस। छठवां है कैनिबल्स। शाकाहारी किस पर डिपेंड है? पौधों पर, और एग्जाम्पल है खरगोश, हिरन, बकरी आदि। मांसाहारी किस पर डिपेंड होता है? मांस पर, एग्जाम्पल है शेर, चीता, बाज आदि। सर्वाहारी जंतु के मांस तथा पौधों दोनों पर ये निर्भर है। एग्जाम्पल है मनुष्य, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली आदि। अपर्दाहारी बहुत महत्वपूर्ण है। अपर्दाहारी ये मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होता है, जैसे केंचुआ या दीमक।
रुधिराहारी रुधिर पर निर्भर होता है, यानी कि रुधिर को चूसता है, जैसे मादा मच्छर या जोंक। कैनिबल्स जो होता है वो स्वयं की प्रजाति के अन्य छोटे जंतुओं पर, जैसे सांप या बिच्छू। तो ये है कुछ प्रपोषण के प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अभी एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले मैं देख लूँ कि टाइम कितना बचा है इस वीडियो के लिए। जी हाँ, टाइम आपके पास है भी, तो मैं उसको भी लिखा दूंगा। शाकाहारी हर्बीवोरस, जो कि पौधों पर, खरगोश, हिरन, बकरी, मांसाहारी, वो सारी चीज़ें। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पेज मैं चेंज करूंगा। तो नेक्स्ट पेज, सातवां है कीट भक्षी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंसेक्टिवोरस, जो कि कीटों पर निर्भर होता है, जैसे मेढक है, छिपकली है। आठवां है फल भक्षी, जिसे फ्रोगीवोरस कहते हैं। ये फलों पर निर्भर होता है, फलों पर, जैसे गिलहरी, जैसी पक्षियाँ, जितनी भी बर्ड्स होते हैं वो फल भक्षी में आते हैं। नौवां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, जिसे बोला जाता है मृतोपजीवी। इंग्लिश में इसे बोला जाता है सैप्रोजोइक, या इसी को अपघटक कहा जाता है। इंग्लिश में डीकम्पोजर्स कहा जाता है। ये सड़े गले मृत जंतु या पौधों के शरीर पर निर्भर होते हैं, जैसे जीवाणु या कवक। तो दोस्तों, ये था प्रपोषण के प्रकार। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।